नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश। स्वागत करता हूं आपका इस महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस कोर्स में। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे एक महान शख्सियत, एक महान विचारक, एक महान राजनीतिक और एक महान विद्वान के बारे में, जो है भारत के संविधान निर्माता, विश्व के एक बहुत महान एक लॉ मेकर अगर कहें, संविधान निर्माता कहें या कानूनविद कहें, वो है हमारे भीमराव अम्बेडकर। जो कि सिर्फ ना भारत में बल्कि पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त एक राजनीतिक तो है ही, साथ ही साथ एक आर्थिक अर्थशास्त्री, आर्थिक मामलों के जानकार, बहुत बड़ी एक व्यक्तित्व या बहुत बड़ी छवि वाली एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इंसान है, जो कि हमारे इस सिलेबस में एक महत्वपूर्ण उनका रोल भी है। उनसे जुड़े हुए प्रश्न भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इनको हम डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में जानेंगे, बहुत ही गहराइयों में देखेंगे कि आखिर भीमराव अंबेडकर हैं कैसे, क्या उनका जीवन काल है, क्या क्या उन्होंने रचनाएं की हैं, क्या क्या उनके उल्लेखनीय योगदान है, और क्या क्या उनके राजनीतिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक, खासतौर पर आर्थिक और बौद्धिक उनके जो विचार हैं वो क्या रहे हैं। तो इसी घटनाक्रम के साथ हम अपनी पूरी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे बहुत सारी बातों को। तो चलिए शुरू करते हैं एक महान विचारक के बारे में, जो है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर की बेसिक बातें हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे हम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दे रहे हों, चाहे एमपी सेट एग्जाम दे रहे हों, यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम दे रहे हों, या फिर हम अदर स्टेट्स के भी सेट वगैरह या एच स्टेट वगैरह, स्लेट वगैरह, टेट वगैरह, सी टेट वगैरह, जो भी एग्जाम दे रहे हैं हम, तो वहां पर बी आर अम्बेडकर से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं बार बार। तो पहले हमें उनके बारे में समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन से दायरे हैं जो इनके बारे में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आपको भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ना है, तो आप मुख्य रूप से कौन सी ऐसी बातें ध्यान में रखोगे जो आपको पढ़ ही लेना है, अच्छे से याद ही कर लेना है। क्योंकि देखो, पूरे इनके बारे में ज्यादा जानकारी जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ से कुछ सिलेक्टेड चीजें ही बार बार पूछी जाती हैं। तो हमारा फोकस भी वहीं पे होने वाला है जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओवरऑल ज्ञान हम सभी प्रकार का, हर एक आयाम का प्राप्त करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से उन चीजों पे ज्यादा फोकस होगा जो बार बार आपसे पूछी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, शुरुआत में हमें पता होना चाहिए इनसे जुड़े हुए जो अलग अलग प्रश्न है वो कौन कौन से बन चुके हैं या बनते हैं। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे एक पीवाईक्यू रखा है आपके सामने, कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू रखे हैं जो आप देख सकते हो और यहाँ पे आंसर दे सकते हो। सभी को यहाँ पे आंसर देना है, सोचना है, समझना है, पॉज करके वीडियो, कि आखिर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो क्या हम कर सकते हैं, क्या हमने लेवल उतना डेवलप कर लिया है, अगर नहीं किया है तो आप करना फिर। तो प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित में से पुस्तकों का उनके प्रकाशन के आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें। आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब क्या करना है, आरोही क्रम, सबसे पहले कौन सी थी, फिर बाद में कौन सी थी, फिर बाद में कौन सी थी, फिर बाद में कौन सी पुस्तक थी, तो आपको बताना है। गांधी एंड गांधीज्म आ जाएगा, एक इनकी किताब है जिसमें उन्होंने गांधी जी को क्रिटिसाइज किया भयंकर तरीके से। फिर द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी एंड इट्स ओरिजिन ऑफ इट्स रेजोल्यूशन, जो 1923 में लिखी उन्होंने, ठीक है, कब लिखी है, 1923 में लिखी है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो कि उन्होंने 1957 में प्रकाशित हुई है। द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, ठीक है, ये लगभग 1928, 27, 28 के आसपास लिखी है। तो इसका आंसर बी डी सी ए हो जाएगा, बी पहले, फिर डी, फिर सी, फिर ए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमें मिल जाएगा ये वाली किताब जो 1923 में, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी एंड इट्स ओरिजिन ऑफ इट्स सॉल्यूशन। देखो, अभी डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, अभी मैं इसकी हर एक, इन किताबों की हर एक विषय वस्तु, हर एक इनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ, संदर्भ, विषय वस्तु, हर एक जो है इसकी तिथि, सन, वर्ष वगैरह सब बता दूंगा। लेकिन आप दायरा समझो कि आखिर वो किताबों में जा रहा है तो कौन कौन सी किताब है, नॉर्मल किताबें नहीं, गहराई वाली, जो ज्यादातर बच्चे यहाँ पे अपने सिलेबस में या उसको रीड ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो वैसी किताबों के नाम पूछ रहे हैं, उनका क्रम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बुद्धा एंड इज धम्मा, बीडीसी यहाँ पे हो रहा है, यानी कि पहले ये हो जाएगी किताब, फिर उसके बाद ये वाली राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, फिर हो जाएगी बुद्धा एंड इज धम्मा, और फिर यहाँ पे ए यानी कि गांधी एंड गांधीज्म, जो उनके बाद के जो जुड़े हुए विचारकों के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो उनके जो संकलन है, गांधी जी के ऊपर कहे गए अलग जो उनकी बातें हैं, उनका संकलन है गांधी एंड गांधीज्म में। चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे इनसे पूछा जाता है, निम्नलिखित रचनाओं का सही कालक्रम। देखो, एक और क्वेश्चन कालक्रम पे आ गया, वो भी रचनाओं पे। तो अंबेडकर की बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यही मुझे बताना था, प्रूव करना, आपके सामने करना था कि इनसे बार बार, चाहे नेट हो, चाहे सेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, चाहे कोई भी टेट एग्जाम हो, ज्यादातर इनकी किताबों या इनके द्वारा रचनाएं अलग अलग जो की गई उनपे
या फिर सबसे महत्वपूर्ण इनकी अलग अलग जो स्थापित संस्थाएं हैं, ठीक है, बहिष्कृत हितकरणी सभा, ठीक है, महार सत्याग्रह वगैरह इनके द्वारा किए गए, तो वो सब आंदोलन है, सत्याग्रह, संस्थाएं, रचनाएं, कृतियां, इन सबसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है एनिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रास, द अनटचेबल्स, फ्यूचर ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। प्रश्न कहाँ से बनेगा यहाँ पे? ज्यादातर किताबों से। तो इसका जनरली हमें देखो आंसर जो मिलेगा सबसे पहले एनिलेशन ऑफ कास्ट यही मिलेगा सबसे पहला, दूसरा हु वर द शूद्रास, तीसरा द अनटचेबल्स, क्योंकि ये बेसिक बेसिक किताबें जब सबने पढ़ी हैं। और फोर्थ नंबर पे हो जाएगा द फ्यूचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ये जो है इस तरीके से इनकी किताबें हमें देखने को मिलती है। आखिर आपको इनको पढ़ ही लेना है, आपको इन किताबों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ही लेना है कि ये पूछी जाती हैं किताबें, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो ये हमने समझ लिया है, अब हमें समझना है कि आखिर और कौन से प्रश्न है। मैंने यहाँ पे सीधा प्रश्न लिखा है, उसका उत्तर लिखा है कि आप फटाफट समझ लो कि आखिर क्या पूछी जा रही है बातें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा, ठीक है, क्या कहा है? संविधान की आत्मा और संविधान की हृदय कहा है, हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा है? तो ये कहा है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, उसमें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो व्याख्या है, अंबेडकर का मानना था कि मौलिक अधिकारों को तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक उन्हें लागू करने के लिए प्रभावी उपचार रेमेडी ना हो। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। अगर हमें मौलिक अधिकारों के मामले में कोई भी उल्लंघन देखने को मिलता है तो हम उनकी रक्षा के लिए कौन से अधिकार का प्रयोग करते हैं? वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और वो अधिकार हम कैसे प्रयोग कर पाएंगे? तो वो हम प्रयोग कर पाएंगे आर्टिकल 32 के अंतर्गत। तो उस 32 को उन्होंने क्या बोला है? हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय। तो ये आपको ऐसे संविधान से जुड़े हुए उनके अलग अलग जो स्टेटमेंट है, कथन है, वक्तव्य है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, जातीय उन्मूलन एनिलेशन ऑफ कास्ट का विचार किससे संबंधित है? एनिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से जुड़ा हुआ है, आपको पता है। तो ऐसा क्वेश्चन आया था, जातीय उन्मूलन, बेसिक सी बात है, ज्योतिबा फुले भी जुड़े हुए हैं, सावित्रीबाई फुले भी जुड़ी हुई है, और यहाँ पे ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ठीक है, तो ये लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, हमें समझ में आ गई बात। लेकिन एक बात है कि ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं। अगर मान लो उसमें अंबेडकर है तो डेफिनेटली अंबेडकर ये आंसर होगा। उन्होंने तर्क दिया कि जाति केवल श्रम का विभाजन नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, बल्कि एक श्रमिकों का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबरर्स है, लेबरर्स है, ठीक है, श्रम विभाजन नहीं, श्रमिकों का विभाजन होता है। जाति, जातिगत आधार पर जो चीजें डिवीजन हम देखते हैं वो क्या है? वो श्रमिकों का विभाजन है, श्रमिकों को बांट दिया है। जो पुरोहित वाला काम करते हैं वो उच्च जाति के या उच्च जाति के लोगों को पुरोहित वाला ही काम सौंपा जाता है, निम्न जाति को यहाँ पे साफ सफाई जो है, मल मूत्र साफ करना, ये ऐसे काम उनको पकड़ा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न क्या पूछा गया है? राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र ना हो, ठीक है, आधार में क्या ना हो? सामाजिक लोकतंत्र ना हो। तो फिर क्या हो? देखो राजनीतिक लोकतंत्र कब नहीं टिकेगा? जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। तो सामाजिक लोकतंत्र की बात किसने की है? ये इनका पता है, सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक विचार है सामाजिक लोकतंत्र, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये अंबेडकर से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विचार क्या है, तो वो ये है। इसका उत्तर वही है, भीमराव अम्बेडकर है, क्योंकि इन्होंने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण 25 नवंबर 1949 में खुद कहा था, चेतावनी के रूप में बताया था कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधों के जीवन यानी लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में प्रवेश करेंगे। राजनीति में समानता होगी लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता तो होगी, तो उसको हमें पहले दूर करना है और उसको भी दूर करते चलना है। अंबेडकर को एक चीज हमेशा टीज थी कि हाँ, मैंने देश को आजाद, मतलब आजाद करने के बाद मेरे माध्यम से देश के संविधान का निर्माण तो हो चुका है और भी मैंने प्रावधान जोड़े हैं उनके आरक्षण को लेकर के, लेकिन फिर भी कानूनी रूप से तो मैं आजादी दे रहा हूँ, समानता दे रहा हूँ, आरक्षण दे रहा हूँ, लेकिन वो आर्थिक सामाजिक रूप से हमारे जो पिछड़े लोग हैं वो कैसे अपलिफ्ट होंगे, कैसे उनका उत्थान होगा, कैसे उनका विकास होगा, वो भी बहुत बड़ा एक समस्या है, बहुत बड़ी एक चुनौती है। तो इन्होंने इस प्रकार से चीजें बोली थी। अंबेडकर से जुड़े जो चीजें हैं, तथ्य हैं, रट लें आपको, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनता है। आपको बिल्कुल पढ़ ही लेना है, पढ़ ही लेना है कि ये चीज बार बार आ रही है। तो वो मैं यहाँ पे लिस्ट आपके सामने लेके आया हूँ कि पढ़ो या ना पढ़ो अंबेडकर के बारे में कुछ, लेकिन ये लाइंस पढ़ के जाना, ये जो बातें यहाँ पे लिखी हैं उनकी प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में पढ़ के जाना, क्योंकि बार बार प्रश्न पूछे गए, हमने पूरा खंगाला है अंबेडकर के बहुत सारे सैकड़ों क्वेश्चन को, दसियों क्वेश्चन को देखा है, समझा है। बार बार एक ही चीज हमें मिल रही है कि उनकी पत्र पत्रिकाओं से क्वेश्चन बन रहे हैं, उनके अलग अलग पत्र पत्रिकाओं और खासतौर पे किताबों, बुक्स वगैरह पे क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है।
बुक्स वगैरह पे क्वेश्चन मिल रहा है। उनके संगठन, उनके दल, ऑर्गेनाइजेशन, पार्टीज, उन्होंने कौन सी पार्टी की स्थापना करी, उनसे कौन सी यहाँ पे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है, तो ये सब है। फिर उसके बाद सत्याग्रह आंदोलन जैसे महार सत्याग्रह है, ये सब उन्होंने चलाया था। 3 गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट के बारे में कोई ना कोई बात आ ही जाती है आज दिन एग्जाम में, ठीक है, ये बातें आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो वर्तमान में ट्रेंड है, और वर्तमान के ट्रेंड को देखते हुए इसी साल 2023, 24, 25 के आसपास हमने ट्रेंड देखा है, तो हमें बार बार समझ में आई है कि भविष्य में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो ये बन सकते हैं कि उनके कालक्रम को लेकर के आपको डेफिनेटली फिर से पूछ सकते हैं, चाहे वो प्रसिद्ध किताबें, ठीक है, चाहे उनके प्रसिद्ध लेख हों, चाहे उनके अलग अलग जो है अलग अलग आंदोलन हो, तो चाहे ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे जनरली स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया, राणा डे, गांधी एंड जिन्ना। अब जनरली वो किताबें बड़ी बड़ी फेमस फेमस ना पूछ करके कुछ गहराई में उनके लेख लिखे हुए हैं उनको पूछ लेता है, जैसे गांधी एंड गांधीज्म, और गांधी स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया, गांधी एंड जिन्ना, ये सब किताबें भी पूछी या उनके लेख भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तुलनात्मक अध्ययन बहुत पूछा जाता है, जैसे गांधी जी के विचार अम्बेडकर से क्या कैसे अलग हैं, कैसे असमान है ना, ये जनरली बहुत आ जाते हैं। ग्राम स्वराज पे गांधी के विचार क्या है और अम्बेडकर के विचार क्या है, गांधी जी के आर्थिक विचार क्या है, अम्बेडकर के आर्थिक विचार क्या है, कैसे उनमें असमानता है, तो वो क्वेश्चन भी आ जाते हैं स्टेटमेंट वाइज में। अवधारणाओं की गहराई पे श्रेणीबद्ध असमानता, ये आपने पढ़ा होगा, इन महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहते हैं इसको, ये सिद्धांत है किनका, ये है अम्बेडकर का। तो ये पूछा जाता है सीधा कि ग्रेडेड इनइक्वालिटी किसका है, किससे जुड़ा हुआ सिद्धांत है, तो अम्बेडकर जुड़ा हुआ। राज्य समाजवाद, स्टेट सोशलिज्म पर उनके क्या विचार थे, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको इनको तैयार रखना है कि ये होता क्या है राज समाजवाद, ठीक है, सबके समाजवाद अलग अलग थे, ये हमें क्या है डिस्कशन करना है। इन सब चीजों पे हमें चिपके रहना है, मतलब पकड़े रहना है, ये बातें ही बार बार हमें क्या है, इनसे जुड़ी हुई बातें ही बार बार हमें समझनी है, जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, आपको बिल्कुल तैयार रखना है उनको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखो भीमराव अंबेडकर के जीवन को हम शुरू करेंगे, जीवन चक्र को समझेंगे, जीवन के घटनाक्रम को समझेंगे, जीवन में कैसा उनका काल क्रमानुसार अलग अलग चरणों में जीवन व्यतीत होता है, उसको हमें सबसे पहले समझना है कि आखिर हमारे भीमराव अंबेडकर किस प्रकार का जीवन जीते हैं, बचपन कैसे बीतता है, किशोरावस्था में कैसे थे, युवावस्था में कैसे थे, और अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण चरण आजादी के वक्त तो देश के संविधान निर्माण करते वक्त कैसे थे। तो जीवन को उनका 5 मुख्य चरणों में, 5 फेजेस ऑफ द लाइफ, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं उनके लाइफ के 5 फेजेस, ठीक है, उनको हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे आपको नोट्स में भी दे दिए हैं और यहाँ पे इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो एक बात, फंडामेंटल बात आपको ये समझनी जरूरी है, ठीक है, ये बात समझनी जरूरी है कि इनका जो प्रारंभिक जीवन है, आप सबको पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अम्बेडकर के साथ छुआछूत हुई थी, उनको स्कूल में अच्छे से सभी बच्चों के साथ नहीं बैठने मिलता था, अलग वो दरवाजे के बाहर साइड बैठते थे, जिससे उनको आवाज बस सुनाई देती थी, शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, तो उसी से वो काम चला लेते थे। चौथी तक ऐसी पढ़ाई की है, उसके बाद उनको घड़ा, एक अलग पानी उनके लिए अलग रखा जाता था, घड़ा जिससे वो अलग से पानी पीते थे, उनको वो घड़ा छूने नहीं मिलता था जिसमें आम बच्चे पानी पीते थे। शूद्रों के बच्चे उस समय जब वो स्कूल जाते थे, बाकी बच्चे कहीं स्कूल जाने का उनके पास मौका ही नहीं रहता था, या कोई इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाता था जितने वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो यही बात है कि जीवन उनका संघर्ष और अकादमिक उत्कर्ष का भी है, संघर्ष का भी है, लेकिन पढ़ने में इतने होनहार थे, इतने एडवांस लेवल की यहाँ पे बुद्धिमत्ता या बौद्धिक सोच क्षमता विकसित कर ली उन्होंने, या धीरे धीरे विकसित हो रही थी वो, जो उन्हें बहुत आगे तक लेके जा रही थी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ रहे थे। चीजें क्या होती हैं, हर्डल्स आते हैं, लोग तो वहीं पे हार मान के बैठ जाते हैं, लेकिन हर्डल्स आई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, बढ़ते गए, तो ऑटोमेटिक वो अमेरिका तक गए हैं पढ़ाई करने के लिए, एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक गए हैं पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद भारत में आए, भारत में भी बहुत सारे काम किए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स की फील्ड में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन माना जाता है, हमारे आज के भारत के गवर्नर वगैरह, जैसे उर्जित पटेल का नाम सुना होगा आपने, कई सारे ऐसे और भी कई सारे हैं जो हमारे देश के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट से पढ़े हैं, वहीं से हमारे अंबेडकर साहब भी पढ़े हुए थे, ठीक है, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी, पीएचडी वगैरह भी कर रखी थी। तो जन्म के बारे में देखें तो 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है, बेसिक बात है, सबको पता होगा।
रामजी मालोजी सकपाल इनके जो है पिताजी हैं, सूबेदार थे, मेजर थे सेना में, अंग्रेजी सेना में। भीमाबाई इनकी माता का नाम है। महार जाति के थे, उस समय अछूत मानी जाती थी। प्रारंभिक शिक्षा सतारा महाराष्ट्र में होती है। और 1913 में बड़ौदा के महाराजा सयाजी या सायाजी राव गायकवाड़ थर्ड, ठीक है, सायाजी राव गायकवाड़ थर्ड, इनके छात्रवृत्ति से वो क्या करते हैं, उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने का उनको मौका मिल जाता है, क्योंकि पढ़ने में बहुत होनहार थे। माता पिता ने तो थोड़ा बहुत प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा दिलवा दी थी, लेकिन अपने मेहनत की बदौलत, अपने क्षमता की बदौलत वहां पे सायाजी गायकवाड़ जो उनको स्कॉलरशिप देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं, और वो उनको अमेरिका पढ़ने भेजते हैं उनकी बौद्धिक क्षमता को देख करके। तो ये उनकी जीवन का पहला चरण। जब हमने देखा कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को होता है, उसके बाद और भी गतिविधियां होती हैं, वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर उसके बाद उनके साथ छुआछूत वाली समस्याएं होती हैं, और सतारा में बेसिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। उसके बाद वो अमेरिका चले जाते हैं सयाजी गायकवाड़ की छात्रवृत्ति के पश्चात, देने के पश्चात। चरण नंबर अब यहाँ पे आता है 2, ठीक है। चरण नंबर 1 का ही प्रारंभिक जीवन और शिक्षा का दौर यहाँ पे हम आगे इसको इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। फिर आएगा हमारे यहाँ पे चरण 1 के बाद यहाँ पे चरण नंबर 2 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 स्लाइड करेंगे चरण नंबर 1 पे। हमने सबसे पहले चरण नंबर 1 जीवन का जो है उसमें पहला हमने स्लाइड में देखा कि हाँ, जीवन उनका ऐसा बढ़ रहा है आगे। उसमें हमने जब समझा कि शैक्षणिक उपलब्धियां, जब वो अमेरिका जा रहे हैं, भारत में भी शिक्षा प्राप्त करी, फिर अमेरिका गए हैं, तो आखिर ऐसी क्या शिक्षा प्राप्त की जो उन्होंने इतनी विकसित देश में जाकर के उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, तो क्या ऐसा किया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए थे अमेरिका की, और वहां पे उन्होंने 1915 में एमए अर्थशास्त्र थीसिस लिखी है प्रॉपर तरीके से, एंशियंट इंडियन कॉमर्स, ठीक है, एंशियंट इंडियन कॉमर्स करके थीसिस है, पूछा जा सकता है। ये मुझे बताना था, इतनी पूरी कहानी बताने का उद्देश्य समझा करो आप लोग। जो आपको यहाँ पे फैक्ट समझ आए, जो आपको बात समझ में आए, उसको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है, साइड में कहीं लिख लेना है, बिल्कुल बैठा लेना है जहन में अपने, कि आखिर ये व्यक्ति अगर अमेरिका जा रहा है, भीमराव अंबेडकर अगर अमेरिका जा रहे हैं, तो उन्होंने वहां पे एमए अर्थशास्त्र की है, तो थीसिस लिखी है, तो थीसिस का नाम क्या है, एंशियंट इंडियन कॉमर्स, एंशियंट इंडियन कॉमर्स। पीएचडी की उन्होंने, पीएचडी की जो थीसिस का नाम है वो भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, इतना ही पूछा जा सकता है। अगर डिटेल में मान लो लिखा है, मुझे लगता आएगा डिटेल में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आ हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी, बाद में एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के नाम से भी इसको प्रकाशित किया गया था, लेकिन इनिशियली शुरुआती दौर में इसका नाम था नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल एनालिटिकल स्टडी मतलब एक ऐतिहासिक और एक विश्लेषणात्मक स्टडी कर रहे हैं, किसका, नेशनल डिविडेंड, भारत का जो एक डिविडेंड है, डिविडेंड मतलब भारत का जो, अब उसको हिंदी में क्या बोले, डिविडेंड मतलब एक हिस्सा, ठीक है, डिविडेंड मतलब एक आपका भाग, हिस्सा, ठीक है। वो क्या है भारत का, चाहे प्राचीन काल में हो चाहे वर्तमान काल में हो, उसका एक एनालिसिस उन्होंने इसमें किया है। उसको अलग नाम से जाना जाता है, द एवोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द प्रोविंशियल एंड द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, इस नाम से जाना जाता है। तो ये दो थीसिस आपको, एक पीएचडी की एक एमए की थीसिस। एमए की थीसिस बहुत सिंपल है, एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, और पीएचडी की थीसिस थोड़ा डिटेल में है। फिर यहाँ पे क्या है, द नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, जिसको एनालिटिकल एंड हिस्टोरिकल स्टडी भी कहते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी भी कहते हैं। उसके बाद चरण नंबर यहाँ पे फैले में, और आगे क्या होता है, फिर भूल जाते हैं भाई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कहाँ है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूके ब्रिटेन में है, ठीक है, यहाँ पे ब्रिटेन या इंग्लैंड में कहेंगे। यहाँ उन्होंने एमएससी डीएससी की अर्थशास्त्र से, एमएससी अर्थशास्त्र और डीएससी अर्थशास्त्र, ठीक है, डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस, इस तरीके से ये डिग्री है। पीएचडी जैसे हमारे इंडिया में होती है, तो 1923 में कंप्लीट की। वहां पे उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नाम की किताब लिखी, जो कि बहुत फेमस एग्जाम में कई बार आ चुकी है, कई बार किताब आ चुकी है, ये पूछी जा चुकी है। इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, और इतनी महत्वपूर्ण किताब है कि इसी के आधार पर आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई की स्थापना होने में बहुत बड़ी भूमिका इस किताब ने निभाई। इस किताब में जो उन्होंने रिसर्च करके रखी है कि इंडिया में जो रुपी है उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों गिर रहा है, आर्थिक मंदी की समस्या से क्यों गुजर रहा है भारत, या जैसे आर्थिक मंदी आई तो उसके बाद इंडिया की क्या, जैसे आर्थिक मंदी तो बाद में आई थी, 1929 के आसपास महामंदी आई थी, तो आरबीआई बनाना बिल्कुल अत्यंत आवश्यक ही हो गया। लेकिन उसके पहले ही इन्होंने रुपी की जो प्रॉब्लम्स हैं, कई सारे इश्यूज हैं, वो सब यहाँ पे वाकिफ कराया देश दुनिया को, भारत को, ठीक है। तो डीएससी थीसिस वहां पे जो उन्होंने लिखी है, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, और फिर उसके बाद जो है इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये बात उन्होंने की है इस थीसिस में। और ये कहाँ है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उन्होंने ये थीसिस जो है प्रकाशित करवाई है। कानून, अब ग्रेज इन,
ग्रेज इन लंदन है, बैरिस्टर एट लॉ की उपाधि भी उनको मिलती है कानून के मामले में। ग्रेज इन जो है ये इस तरीके की जो एक उपाधि है उनको ये क्या कहते हैं, बैरिस्टर एट लॉ, ये उपाधि भी दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है चरण नंबर 2, जीवन का। अब उन्होंने पढ़ाई लिखाई कर ली है, बचपन का उनका एक जीवन बीत चुका है, किशोर अवस्था का, युवा अवस्था का जीवन व्यतीत हो चुका है। चाहे हम बात करें उनकी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो, एमए किया है, थीसिस लिखी है उन्होंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थीसिस हम बार बार उसको देखेंगे, आपको बताएंगे कि एंशियंट इंडियन कॉमर्स। ठीक है, और यहाँ पे नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया बार बार एग्जाम में अगर आएगा तो, अगर चलो याद भी नहीं है लेकिन यहाँ पे आएगा तो टिक कर दोगे, मुझे इतना डेफिनेटली पता है तुम लोगों का। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बार बार प्रॉब्लम ऑफ रुपी, मैंने बताया था ना, देखो इस पे क्वेश्चन आया है, हमने क्वेश्चन आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, 1923 में इसकी जो है शुरुआत हुई है, इस किताब का प्रकाशन हुआ है। दूसरे चरण में सामाजिक संघर्ष और संगठन निर्माण, 1924 और 1935 के बीच में उन्होंने अब पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है संघर्ष करने में। ठीक है, अब उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है संघर्ष में। कैसे संघर्ष में मतलब पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है, एक प्रकार से सामाजिक पुनरुत्थान के मामले में, सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए सबसे पहले ही उन्होंने यहाँ पे सक्रियतावाद यानी एक्टिविज्म और सामाजिक आंदोलन का एक प्रॉपर तरीके से एक जो एक काम है, जो एक क्षेत्र है वो पकड़ा कि मेरा काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सीमित क्षेत्र में काम करके यहाँ पे बस अपने जीवन को आगे बढ़ाना नहीं है, मुझे अपनी इस शिक्षा का, मुझे अपने इस ज्ञान का आप क्या करना है, सदुपयोग करना है और सक्रियता दिखानी है कहीं ना कहीं वंचित लोगों के प्रति, कहीं ना कहीं पिछड़े लोगों के प्रति, कहीं ना कहीं भेदभाव शोषण जिनको साथ हो रहा है उनके प्रति एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करना है। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, सक्रियता दिखा करके सामाजिक आंदोलन में भाग लेते हैं। 1920 में ही उनका एक बहुत महत्वपूर्ण एक जो है ये मूक नायक नाम की जो है पत्रिका, ठीक है, समाचार पत्रिका बोलते हैं, पाक्षिक समाचार, ये मूक नायक पाक्षिक समाचार शुरू पत्र है जो वो यहाँ पे शुरू होता है। क्या नाम है, मूक नायक, जो 1920 में शुरू होता है, छत्रपति साहू जी महाराज की सहायता से होता है। और यहाँ पे इसका नाम क्या है, मूक नायक है, जो कि एक पाक्षिक यहाँ पे क्या है, समाचार पत्र है। ठीक है, एक न्यूज़पेपर है, बस इतना याद रखना, न्यूज़पेपर। नाम है मूक नायक, किसका है, भीमराव अंबेडकर का है, पूछा जा चुका है कई बार, मूक नायक भीमराव अंबेडकर का है और 1920 में प्रकाशित हुआ है, पाक्षिक समाचार पत्र है। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 20 जुलाई 1924 को मुंबई में स्थापित करवाया है, जहां पे उन्होंने बहिष्कृत लोगों के साथ जो हो रहे अन्याय है उनके हित को लेकर के उन्होंने काम किए हैं। उसके बाद आदर्श उनका वाक्य क्या था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, एजुकेट एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। ये बात उन्होंने उसी दौर में कही थी। ये पूरा क्रम है, ये पूरा तरीका है, क्रमवार वो चीजें जो करते जा रहे हैं वो क्रम ही बता रहा हूँ मैं, कि सबसे पहले उन्होंने मूक नायक पत्रिका पढ़ाई लिखाई करने के बाद दूसरे चरण में उनके काम देखेंगे हम, वो भी सामाजिक क्षेत्र में काम। तो उन्होंने सबसे पहले मूक नायक, जो कि एक जो बहिष्कृत लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके जो हक हैं उनकी बात उठाना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो 1923 में या 24 में लगभग स्टार्ट की है, उसमें उन्होंने पिछड़े लोगों को, बहिष्कृत लोगों को यहाँ पे मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। आदर्श वाक्य एजुकेट एजिटेट यूनाइट, ये दिया है, एजुकेट एंड एजिटेट और यूनाइट, एजिटेट मतलब आंदोलन करो, संघर्ष करो, वैसा। 27 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह शुरू किया और सार्वजनिक चौदार तालाब, ठीक है, जो महाड़ों का है यहाँ पे, उससे अछूतों को पानी, जो महाड़ों के लिए अछूतों का पानी यहाँ पे अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने इसमें सत्याग्रह किया कि महाड़ों को भी, इस तालाबों को जो पब्लिक के लिए, सबके लिए ओपन है लेकिन शुद्ध नहीं जा सकते, तो ये चीज उन्होंने इसका विरोध किया और सबके लिए खोलने की बात की है। ठीक है, एक और बात, मनुस्मृति दहन, मनुस्मृति को पब्लिकली जलाया गया उनके द्वारा 25 दिसंबर 1927 को। उन्होंने प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति को जलाया, सार्वजनिक रूप से जलाया, क्योंकि वे इसे असमानता का प्रतीक मानते थे, क्योंकि इसी की वजह से असमानता बढ़ रही है, इसी की वजह से वर्ण व्यवस्था का जो है शुरुआत हो रही है, वो बहुत ही ज्यादा कठोर तरीके की वर्ण व्यवस्था बन गई है। उसके बाद 1927 में बहिष्कृत भारत की शुरुआत करते हैं। देखो 1927 में महार सत्याग्रह, 1927 में मनुस्मृति को जलाना, मनुस्मृति का दहन, 1927 में बहिष्कृत भारत। ठीक है, तो महार सत्याग्रह और फिर उसके बाद ये इनका जो ये महा मनुस्मृति दहन है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये बहिष्कृत भारत है। ठीक है, ये तीनों को उन्होंने शुरू किया 1927 में ही। दूसरा मराठी पाक्षिक पत्र था, ये क्या नाम है, बहिष्कृत भारत, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 की अलग है। ठीक है, फिर ये 1930 का है, कालाराम मंदिर सत्याग्रह हुआ था नासिक में, दलितों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन था, लगभग 5 साल चला ये। तो नासिक में मंदिर में किसको प्रवेश कराने के लिए, दलितों को, शूद्रों को प्रवेश कराने के लिए कालाराम नाम के मंदिर में, तो इसलिए ये सत्याग्रह उनको करना पड़ा। ठीक है,
इसके बाद नंबर आता है चरण नंबर 3। चरण नंबर 3 में हम देखते हैं यहाँ पे राजनीतिक संघर्ष और गोलमेज सम्मेलन, जहाँ पे एग्जाम में पूछी ही जाती हैं चीजें, वही मैं आपको बातें जनरली बताने वाला हूँ। इस चरण में भी दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग करने वाले राष्ट्रीय नेता बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं? राष्ट्रीय नेता। दलितों की मांग, उनके हक की मांग, उनके अधिकारों की मांग की उन्होंने। उन्होंने बताया कि वाकई जो है ना, दलित अगर पिछड़े हैं तो यहाँ पे राजनीतिक तौर पे गतिविधियां भी पहले होना चाहिए, और राजनीतिक रूप से अगर कानून अच्छे बन गए ना, उनको बराबरी वाले हक दिलाने वाले, आरक्षण दिलाने वाले, उनको सेपरेट जो इलेक्टोरेट है या जो पृथक निर्वाचन पद्धति है, वो सब चीजें बन जाए ना, तो डेफिनेटली दलितों को एक बहुत बड़ा एक जो है पावर या शक्ति मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी, जिससे वो अपना उत्थान कर सकेंगे। तो ये बात उनके द्वारा जो है सोची जाती, समझी जाती है, वो स्टेप उठाते हैं क्या, क्यों ना मैं एक गोलमेज सम्मेलन में जाकर के ब्रिटिश सरकार के सामने गुहार लगाऊं, बात रखूं। वो डेफिनेटली दलितों की आवाज सुनेंगे, क्योंकि एक समय उन्होंने मुसलमानों का सुना, एंग्लो इंडियन का सुना, सिखों का सुना, अब दलितों का भी सुन लेंगे। तो गोलमेज सम्मेलन इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जिसपे कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अम्बेडकर ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया, क्या उसका परिणाम निकला, तो बिल्कुल हमें पता होना चाहिए। उन्होंने एक अम्बेडकर उन गिने चुने नेताओं में से थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तीनों में। ठीक है, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए, 1923 वाला, 1931 वाला, 1932 वाला। महात्मा गांधी ने सिर्फ सेकंड वाले में भाग लिया था, और यहाँ पे इन्होंने तीनों में भाग लिया था। लंदन में उन्होंने दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल, याद है ना, लंदन में उन्होंने दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल इन सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डाउन ट्रोडन, या फिर दलित बोल सकते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। हुआ क्या, वहां की सरकार ने बोल दिया बिल्कुल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कम्युनल अवार्ड नाम का एक कानून प्रस्ताव पारित किया गया, और इसके माध्यम से ब्रिटिश पीएम जो थे रैमजे मैकडोनल्ड ने दलितों को पृथक निर्वाचन पद्धति का यहाँ पे अधिकार दे दिया। ये होता क्या है पृथक निर्वाचन पद्धति? हम इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे दलित बहुत ज्यादा जनसंख्या में है, जहाँ पे दलितों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जैसे मान लेते हैं ये एरिया है, यहाँ पे ज्यादातर 90% लोग क्या है, दलित हैं। तो यहाँ पे चुनाव में जो उम्मीदवार खड़ा होगा वो दलित ही होगा डेफिनेटली, लेकिन उसको वोट देने का काम भी कौन करेंगे, दलित करेंगे। जो बाकी 10% है उनका वोटिंग राइट भी नहीं रहेगा। तो सेपरेट इलेक्टोरेट है, यही होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। ये चीज काफी हद तक गांधी जी को बुरी लगती है, और बुरी लगती है तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, गांधी जी यारवदा जेल में इसके विरोध में आमरण अनशन कर देते हैं कि ये जो है सही नहीं हो रहा है। ऐसे में दलित जो है ना, यहाँ पे 90% दलितों को तो वोटिंग राइट मिल गया, लेकिन बाकी 10% के साथ क्या होगा, अन्याय होगा, उनको वोट राइट नहीं मिल रहा है, उनको उम्मीदवार खड़ा करने का मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में ये गलत है, अन्याय है। तो चलो जहां पे 90% दलित है, ठीक है, और जहां पे 10% दलित है, फिर वहां पे क्या, तो वहां पे तो दलितों को कोई योगदान, मतलब उनको कोई मौका ही नहीं मिलेगा, उनको तो और पीछे धकेल दिया जाएगा, वो तो और पिछड़ जाएंगे फिर। तो ऐसे में तो उनका बिल्कुल इतना नुकसान होगा, इतना अत्याचार होगा उनके साथ कि फिर पूछो ही मत। तो दिक्कत वही है, ऐसे में क्या करें? ऐसे में उन्होंने बोला कि आरक्षण इस तरीके का नहीं होना चाहिए जो वोट वैल्यू को यहाँ पे खत्म कर दे किसी की। होना ये चाहिए यहाँ पे कि आरक्षण यहाँ पे उम्मीदवार स्तर पे हम दे सकते हैं। तो गांधी जी आमरण अनशन करते हो, अंतिम समझौता जब ये इनका ये अम्बेडकर जी का, गांधी जी का यहाँ पे अंतिम समझौता होता है तो पूना पैक्ट के नाम से होता है। अम्बेडकर जी मान जाते हैं कि हाँ गांधी जी जो है अब इनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि ये काफी आमरण अनशन करेंगे और अगर कुछ हो गया तो बात मेरे ऊपर ही आएगी। तो गांधी और अम्बेडकर के बीच में जो एक समझौता हो जाता है, तो मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है गांधी जी की ओर से, और यहाँ पे अम्बेडकर जी की ओर से अम्बेडकर ही रहते हैं, और गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय हस्ताक्षर करते हैं, उनके बीच में ये समझौता हो जाता है। और परिणाम ये निकलता है, पृथक निर्वाचन जो है वो तो त्याग दिया जाता है, लेकिन प्रांतीय विधानसभा में दलितों के लिए आरक्षित सीटें 71 से बढ़ा करके 148 कर दी जाती है, डबल कर दी जाती है, कि हाँ दलितों को यहाँ पे जरूर पृथक निर्वाचन ना मिले, लेकिन उनको यहाँ पे क्या देंगे, आरक्षण दे देंगे सीटों का, कि ये सीट तो रिजर्व रहेंगी दलितों के लिए ही। ये चीज यहाँ पे दलितों को मिल जाती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक संघर्ष चरण नंबर 3, और गोलमेज सम्मेलन में 1930 में और क्या होता है, 30 से 46 के बीच में। अभी हमने जो देखा वो देखा 1930 से 46 के बीच में, जो 1930 से 35 वाला या 36 वाला हिस्सा था। अब 1936 से आगे हम देखेंगे यहाँ पे 42 तक या 45 तक। ठीक है, तो सबसे पहले दलितों के लिए उन्होंने जो चीजें कर दी है इस चरण में, वो दलितों के राजनीतिक अधिकारों की मांग करने वाले राष्ट्रीय नेता बनते हैं। अभी तक उन्होंने सामाजिक रूप से कहीं उन्होंने मूक नायक नाम का समाचार पत्र शुरू किया, कहीं उन्होंने यहाँ पे महार सत्याग्रह किया, कहीं उन्होंने यहाँ पे जो है नारा दिया है शिक्षित बनो, संघर्ष करो और यहाँ पे एकीकृत हो जाओ। फिर उन्होंने यहाँ पे बहिष्कृत भारत नाम का, बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम की, और फिर उसके बाद बहिष्कृत भारत नाम का यहाँ पे जो है समाचार पत्र प्रकाशित करवाया। ठीक है,
बाहर सत्याग्रह किया, तो ये सब चीजें होती हैं सामाजिक रूप से सुधारों को लेकर के। लेकिन वो समझ जाते हैं जब तक राजनीतिक रूप से कानून या फिर कुछ अधिकार या कुछ ऐसे जो है लॉ पास नहीं हो जाते हैं, तब तक यहाँ पे इनका उत्थान करना बहुत मुश्किल है, टेढ़ी खीर है। तो क्या करें फिर ऐसे में, उन्होंने फिर राजनीतिक कदम बढ़ाए और राजनीतिक रूप से दलितों की पार्टी स्थापित की, स्टैब्लिश की, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ILP जिसको कहते हैं। 1936 में मजदूरों और किसानों के हितों के लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए कानपुर में ये स्थापना इसकी करवाई गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना करवाई गई थी। सरकारी पद यहाँ पे 1942 यहाँ पे 46 तक वायसराय की कार्यकारी परिषद में भी रहते हैं फिर वो, और श्रम सदस्य के रूप में रहते हैं, लेबर काउंसिल मेंबर के रूप में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत हद तक यहाँ पे बहुत अच्छे काम किए थे किनके लिए, लेबर्स के लिए। और लेबर जनरली होते थे निचले दर्जे के जो समझे जाने वाले लोग या फिर निचली जाति के समझे जाने वाले लोग। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे उन्होंने बहुत हद तक काम किया, तो सरकार ने भी उनको कंसिडर किया। अंग्रेजी सरकार ने उनको बहुत इंपॉर्टेंट पद दिया, श्रम सदस्य, लेबर मेंबर का। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में दिया गया ये इनको। तो दो बातें हमने पढ़ी कि राजनीतिक रूप से उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 और 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, दोनों एग्जाम में पूछी गई चीजें हैं। ठीक है, ILP 1936 और SCF 1942 शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाइए। और क्या होता है फिर चौथा चरण, अब देखो यहाँ पे चौथे चरण में क्या होता है, राष्ट्र निर्माण। ठीक है, राष्ट्र निर्माण यहाँ पे और संविधान को लेकर के उनके स्टेप अब देखेंगे। उन्होंने सामाजिक रूप से देखो 1920 से 1930 35 तक लगभग सामाजिक रूप से उत्थान के लिए काम किया दलितों के। 1936 के बाद उन्होंने राजनीतिक रूप से दलितों के उत्थान के लिए काम किया, 19 शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और इसके अलावा यहाँ पे और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है 1936 में, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में शुरू करते हैं वो। फिर संविधान को लेकर के स्टेप बढ़ाते हैं 1940-45 के दशक में, उसके बाद 1950 तक वो उसी में लगे रहते हैं। संविधान सभा में प्रवेश जो है कब करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। संविधान सभा में प्रवेश किया था उन्होंने प्रारंभ में बंगाल, जैसौर, कुल्ला नाम के एरिया सीट से चुने गए थे। वो अप्रत्यक्ष तौर पे सार्वजनिक जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो होती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है, उसके माध्यम से जो हमारी ये संविधान सभा चुनी गई थी, उसमें वो कहाँ से चुने गए थे, बंगाल के जैसौर कुल्ला क्षेत्र से। लेकिन आपको पता है विभाजन हुआ तो बंगाल का वो एरिया चला गया कहाँ पे, पूर्वी पाकिस्तान में। तो उनको फिर बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से MR जयकर के इस्तीफे के बाद उनको खाली सीट हुई और वहां से उनको चुना गया। चुनने के बाद उनको भेजा गया कहाँ पे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रूप में। 29 अगस्त 1947 को इसके अध्यक्ष चुने गए। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। स्वतंत्र भारत के यहाँ पे पहले कानून मंत्री बनते हैं और नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल भी होते हैं। इस्तीफा दे देते हैं 1 साल बाद ही। हिंदू कोड बिल ला रहे थे वो, महिलाओं को संपत्ति और तलाक का अधिकार देना था, इसको संसद द्वारा यहाँ पे पारित न किए जाने के विरोध में उन्होंने मंत्रिमंडल से ही इस्तीफा दे दिया। संसद में उनका ये प्रस्ताव पारित ही नहीं हो पाया, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि इतना बड़ा संविधान बना दिया और इतना छोटा सा कानून बना रहा हूँ जिसमें महिलाओं को, और खासतौर पर पिछड़ी जो महिलाएं हैं, वंचित महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, उनके अधिकारों को लेकर के। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, नाराजगी वाली चीजें साबित होती है और इस वजह से वो क्या करते हैं यहाँ पे आत्मसम्मान के लिए इस्तीफा दे देते, रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, अब ये चरण होगा उनका कहीं नहीं बौद्धिकता वाला चरण, और जिसमें वो बौद्ध धर्म महापरिनिर्माण की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे उन्होंने दिमागी स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे क्या ही नहीं कहीं कुछ स्टेप उठाए जिससे एक विचारधारा का निर्माण हो सके। और अम्बेडकर की विचारधारा भी एक ऐसी विचारधारा पनपे जो कि उनको, दलितों को, पिछड़ों को एक राह दिखाए कि उनको किस दिशा में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये उनके जीवन का आध्यात्मिक और दार्शनिक चरण माना जाता है। कौन, चरण नंबर 5 जीवन का आध्यात्मिक और दार्शनिक चरण माना जाता है, ध्यान ये चरण नंबर 5। ठीक है, उनके जीवन का आध्यात्मिक और दार्शनिक चरण है। ठीक है, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे 1950 के बाद में वो बौद्ध धर्म की तरफ उनका झुकाव हो जाता है। मैंने बताया ना, पहला चरण था उनका जीवन का किस किस प्रकार का चरण, जीवन में शिक्षा प्राप्त कर, 1920 तक लगभग शिक्षा प्राप्त कर ली है। 20 से 30 था सामाजिक उत्थान का, या 35 तक सामाजिक उत्थान का, सामाजिक रूप से दलितों का उत्थान करना है, सामाजिक सांस्कृतिक। 35 से 46 तक या 45 तक बोले लगभग, तो ये उनका काल था। राजनीतिक रूप से जो अलग अलग दलितों का उत्थान करना है वो 45 से वो 51 तक जुड़ते हैं संविधान सभा के साथ। संविधान सभा के साथ संविधान निर्माण में काम करते हैं, जैसौर कुल्ला, फिर उसके बाद बॉम्बे, उसमें वो काम करते हैं प्रारूप समिति में, जिसमें वो 1947 में 29 अगस्त 1947 को वो बनते प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और बहुत अच्छे स्तर पे वो क्या करते हैं संविधान निर्माण में योगदान निभाते हैं।
1951 में आपको पता है मंत्रिमंडल, नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनते हैं। उसके बाद हिंदू कोड बिल को सफलतम पूर्वक पास न करा पाने की वजह से वो इस्तीफा दे देते हैं और यहाँ पे स्वतंत्र रूप से कार्य गतिविधियां करते हैं। 1950 के बाद लगभग जो भी गतिविधियां उनकी थी वो पूरी आध्यात्मिक और दार्शनिक रूप से थी। बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं और उनका काठमांडू नेपाल और कोलंबो में बौद्ध सम्मेलनों में उन्होंने भाग भी लिया। काठमांडू गए, कोलंबो श्रीलंका गए, वहां पे बौद्ध सम्मेलनों में भाग लिया। बौद्ध बौद्ध जो अलग अलग संगम है, गोष्ठियां हैं, उनमें वो पार्टिसिपेट करने लग गए। 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि यानी नागपुर विजयादशमी के दिन अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म नवयान शाखा स्वीकार कर ली उन्होंने, यानी कि बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म में भी कौन सी शाखा? नवयान, ठीक है। उन्होंने जो है प्रसिद्ध 22 प्रतिज्ञा ली कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मतलब कहीं ना कहीं किस तरीके से इनका उत्थान हो सकता है, उसके लिए क्या क्या प्रतिज्ञा हो सकती है, वो उन्होंने ली। यहाँ पे काम की नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से आपको यह पता होना चाहिए नवयान शाखा से वो यहाँ पे उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। और ये जो नागपुर में उन्होंने दीक्षा भूमि नाम की जगह पे दीक्षा ली, किसकी? बौद्ध धर्म की, ठीक है, इसलिए दीक्षा भूमि कहलाती है वो। उनका अंतिम ग्रंथ कौन सा है? द बुद्धा एंड हिज धम्मा। 1957 में लिखा है। पूछा जाता है कई बार कब लिखा है, किसने लिखा है, तो ये तो बिल्कुल रटा हुआ है कि द बुद्धा एंड हिज धम्मा अम्बेडकर का है, लेकिन कब लिखा है? 1957 में लिखा है। मृत्यु होती है महापरिनिर्वाण वाली जो है घटना बताई जाती है 6 दिसंबर 1956 को। अब ये प्रकाशित 1957 को होती है, तो परेशान नहीं होना है कि सर प्रकाशित कैसे हो गई, तो प्रकाशित तो बाद में भी हो सकती है ना वो तो किताब, ठीक है। 1956 में इनका निधन हो जाता है और दिल्ली में इनकी नींद में ही निधन हो गया। नींद में सो रहे थे, उसके बाद कभी उठे ही नहीं और उसके बाद उनका जीवन जो है समाप्त हो जाता है। समाधि स्थल का चैत्य भूमि कहलाता है, जो कि दादर मुंबई में है। दादर नाम की जगह मुंबई में है। चैत्य भूमि भारत रत्न को 1990 मिलता है, मरणोपरांत प्रदान किया गया, ठीक है। मतलब एक प्रकार से देखें तो हमें कांग्रेस के शासनकाल में इनको कभी भी भारत रत्न उतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन हाँ बाद में जो दूसरी विपक्षी दलों की सरकारें आती हैं, वीपी सिंह की सरकार थी, उसके उनके टाइम पे यहाँ पे उनके वक्त यहाँ पे क्या मिलता है इनको, जो है भारत रत्न की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये हमने भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ लिया है। अब भीमराव अम्बेडकर पर पड़े बौद्धिक और व्यक्तिगत प्रभाव, जैसे उनके गुरुओं का प्रभाव, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगली नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। थैंक यू आप सभी को एंड जय हिंद।